सीआरपीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईआर। एफआईआर मतलब प्रथम सूचना प्रतिवेदन। इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीप्ट ऑफ द सच रिपोर्ट रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन मतलब एफआईआर से आप क्या समझते हो? किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस अधिकारी की कर्तव्य तथा उसके अनुसंधान की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। मतलब क्वेश्चन एफआईआर पर है कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर के मिलने के बाद पुलिस अधिकारी क्या करता है। जो सीआरपीसी का सेक्शन 154 है 154, इसके अंदर एफआईआर के बारे में बता रखा है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसकी? क्राइम की। भाई जब कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद जो पहली जानकारी पुलिस को दी जाती है क्राइम होने की, वो ही एफआईआर है। एफआईआर मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट से अभिप्राय ऐसी सूचना से है जो किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है और जिसका संबंध किसी अपराध के कार्य किए जाने से होता है। मतलब ये पुलिस अधिकारी को दी जाती है और जिसका संबंध क्या है, किससे है कि कोई ना कोई क्राइम साब हुआ है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का? एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि अपराध की शिकायत करना पुलिस अधिकारी को कि उसके बाद वो आगे की कार्रवाई कर सके। अब कहते हैं कि ये एफआईआर किस तरीके से कर सकते हो आप इसको ओरली भी कर सकते हो और बाय रिटन भी भेज सकते हो। मान लो भी आपकी बाइक चोरी हो जाती है या आपको किसी ने पीटा है तो आप थाने में जाकर ओरली रिपोर्ट को लिखाते हो, ये तो ओरली हो गया। या फिर आप बाय फ़ोन पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हो तो ये भी माना जाता है। मतलब बाय फ़ोन भी हो सकता है, चाहे आप रिटन के अंदर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हो। फिर कहते हैं कि एफआईआर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर एफआईआर के अंदर घटना का पूरा वृत्तांत बताने की अपेक्षा की जाती है। भी मान लो किसी बंदे को पीटा गया या किसी बंदे का कत्ल हो गया तो उसके बारे में वो जो पूरी स्टोरी है वो बतानी पड़ती है। भी कौन बंदे थे, कहाँ पर आए थे, टाइम क्या था, किस बंदे को मारा, कैसे मारा, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई चीज़ छूट जाए इसमें से, मतलब कोई घटना का कोई हिस्सा छूट जाए तो वो एफआईआर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो खारिज नहीं होती। मतलब छोटी सी गलती के कारण एफआईआर खारिज नहीं हो सकती कि कोई चीज़ इसमें छूट गई है। जैसे किसी मारपीट में लाठी को यूज़ किया गया लेकिन एफआईआर में लाठी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, या खून के कपड़े इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, या विटनेस के नाम भी उस घटना को किसने देखा उसके बारे में विटनेस के नाम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, या विटनेस पत्नी है उसके बारे में भी उसका नाम एफआईआर में नहीं लिखाया गया। तो इन चीज़ों की कमियों के कारण एफआईआर खारिज नहीं हो जाती। ठीक है, फिर कहते हैं कि एफआईआर बिना डिले किए जल्दी से जल्दी दर्ज करानी चाहिए। अगर डिले हो जाता है तो एफआईआर सस्पेक्टेड हो सकती है। लेकिन कुछ रीज़नेबल कॉज होते हैं, जैसे कि पुलिस थाना बहुत दूर है, बारिश हो रही थी इस कारण डिले हो गया, तो वो रीज़नेबल डिले है, वो माना जाएगा। और उसके बाद जब आप एफआईआर दर्ज कराते हो तो पुलिस अधिकारी उसको अपने रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड करेगा, मतलब लिखेगा, और उसकी एक कॉपी जिसने दर्ज कराई है उसको दे देगा। अब उसके बाद आता है अगर किसी महिला के विरुद्ध अपराध किया गया है, जैसे 326A B C,
ठीक है, 354 में आ जाता है, 376 में आ जाता है रेप का मामला। इसके अंदर महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही ये अभिलिखित की जाएगी, मतलब महिला अधिकारी ही इसको लिखेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और आती है, अगर ऐसा ही कोई अपराध महिला के विरुद्ध 354 के अंदर या 376 के अंदर या 509 के अंदर महिला के विरुद्ध किया गया है और जो महिला है वो मेंटली और फिजिकली निशक्त है, मतलब हैंडीकैप की कैटेगरी में आती है, निशक्त है, फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, तो जो एफआईआर है वो कहाँ पर कोड होगी, उसके निवास स्थान पर, महिला के निवास स्थान पर की जाएगी। अगर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है उसकी बात को लिखने के लिए तो वो भी किया जाएगा, और उसके बाद उसकी हो सके तो रिकॉर्डिंग भी बाय फिल्म भी तैयार की जाएगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट 164 के अंदर उसके बयान को यथासंभव जल्दी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसका महत्व क्या है। भी एफआईआर का महत्व क्या है। भी एफआईआर ही वो मेन चीज़ है जिसके बाद सारा ट्रायल चलता है। मतलब जब कोई क्राइम होता है उसके बाद उसकी सूचना एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को दी जाती है थाने के, तो उसके बाद पुलिस अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। ये एक गतिशील पॉइंट है, मतलब यहाँ से ही सारी कार्रवाई स्टार्ट होती है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है कि एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, मतलब इसको एज ए एविडेंस माना जाता है कि नहीं। मतलब सिर्फ एफआईआर पर किसी बंदे को दोषी किया जाता है या किया जा सकता है या नहीं। मतलब एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू ये है कि एफआईआर सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट ही है, इसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, इसको प्रूव करना पड़ता है। वाई विटनेस वाई एविडेंस, मतलब एफआईआर के ऊपर ही किसी बंदे को दोष सिद्ध नहीं किया जाता। ये तो एक सिर्फ रिपोर्ट है, एक सूचना है जो पुलिस अधिकारी को अपराध होने के बारे में कराई जाती है, वो दी जाती है। ये है, इस प्रकार से एफआईआर जो है इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है या फुल नोट आ सकता है, तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हो। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, भी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, अपराध अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। मतलब आपने 154 में एफआईआर के बारे में पढ़ा कि एफआईआर क्या होती है, किसको दी जाती है, कौन कर सकता है, ये सब। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो प्रक्रिया चलती है उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा और कौन कर सकता है, इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। भी जब 154 में एफआईआर दर्ज की जाती है तब अगर मामला कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय है, संज्ञेय मतलब बड़ा अपराध है, घोर प्रकृति का अपराध है, संगीन अपराध है जो आपकी अनुसूची में कॉग्निजेबल बताया गया है, तो उसमें पुलिस वाला विदाउट द मस्टेड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर क्राइम जो है नॉन कॉग्निजेबल है 155 के अंतर्गत, 155 के अंतर्गत नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, छोटा अपराध है, तो पुलिस वाला विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। वो रिपोर्ट को दर्ज करेगा और उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने जाने के लिए कहेगा। अगर मान लो कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्राइम किए हैं किसी व्यक्ति ने, उसके अंदर